नमस्कार, आप देख रहे हैं तहलका डिजिटल। मैं हूं आपके साथ दिग्विजय चौहान और अब वक्त हो चुका है कुरुक्षेत्र का। कुरुक्षेत्र में आज बहस इस बात को लेकर कि क्यों उत्तराखंड की एक ऊर्जावान आईपीएस अधिकारी ने अपना इस्तीफा दे दिया। उस इस्तीफे के पीछे की क्या वजह थी। भले ही एसपी विजिलेंस के पद पर तैनात रचिता जुयाल ने इस्तीफे के पीछे पारिवारिक कारण या फिर पर्सनल रीजंस बताए हैं, लेकिन विपक्ष इसको लेकर के अब सवाल उठा रहा है। सवाल इस बात का कि क्या पर्सनल वजह थी या फिर रचिता जुयाल की तरफ से जो इस्तीफा दिया गया है उसके पीछे वजह कुछ और थी। क्या सरकार का कोई दबाव था या फिर वो अपने काम को लेकर के कुछ परेशान थी। क्योंकि रचिता जुयाल एक ऊर्जावान कर्मठ अधिकारी के रूप में जानी जाती हैं। 2015 बैच की आईपीएस अधिकारी वो रही हैं और इसके अलावा कई पदों पर रही हैं। वर्तमान समय में एसपी विजिलेंस के पद पर थी और आप देख ही रहे होंगे कि एसपी विजिलेंस के पद पर रहते हुए विजिलेंस की टीम पूरे उत्तराखंड में कितनी एक्टिव पिछले कुछ दिनों में देखने को मिली है। देहरादून में सबसे महत्वपूर्ण एक कार्रवाई कुछ दिन पहले होती है। एक पुलिस अधिकारी को रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है एसपी विजिलेंस की टीम के द्वारा और उसके बाद तमाम तरह की चीज होती है। लेकिन अब कांग्रेस इस पर सवाल उठा रही है। सबसे पहले गणेश गोदियाल ने इसको लेकर के सवाल उठाया है। गणेश गोदियाल ने यह कहा है कि इस प्रदेश में जो ईमानदार हैं वो काफी ज्यादा परेशान है और रचिता जुयाल के इस्तीफे को लेकर के उन्होंने क्या कहा, सबसे पहले वो आपको सुनाते हैं। लगेगी आग तो आएंगे कई मकान जद में, यहां सिर्फ अपना मकान थोड़ी है। साथियों, ये सर्वविदित है कि वर्तमान भाजपा की सरकार प्रदेश में एक पूरी तरह आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई है और अब तो अति हो गई है कि भ्रष्टाचार को रोकने वाले अधिकारियों पर गाज गिर रही है। ताजा उदाहरण आज ये जानकर बड़ा दुख हुआ और आश्चर्य भी हुआ कि एक आईपीएस अधिकारी ने एक थानेदार को किसी मामले में रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया और पकड़ने के बाद उस पर कार्रवाई करने की अनुशंसा की होगी, कार्रवाई की होगी। लेकिन सरकार के द्वारा उस जो पकड़ा गया जो कल्पित अधिकारी जो आरोपी अधिकारी था, उस अधिकारी को पूरी तरह सरकार के द्वारा बचाव किया गया। क्या प्रदेश की जनता ने इस सरकार को, इस भाजपा की सरकार को इसीलिए चुना था कि वो अपराधियों के साथ खड़ी हो, वो भ्रष्टाचारियों के साथ खड़ी हो और ऐसे ऐसे रिकॉर्ड बनाए ताकि पूरे देश में उत्तराखंड भ्रष्टाचार में नंबर 1 आ सके। बनाया तो सरकार इसलिए था कि वो लोगों के हितों पे का ध्यान दे, भ्रष्टाचार को खत्म करे। जुमला उनका है कि जीरो टॉलरेंस, लेकिन करतूत ये है कि एक अधिकारी को, जब एक वरिष्ठ अधिकारी ने, आईपीएस अधिकारी ने किसी अधिकारी को इस तरह रंगे हाथ पकड़ा तो उस पर कार्रवाई करने के बजाय उसका संरक्षण किया जा रहा है और नतीजा उस आईपीएस अधिकारी को, जिसका कि राजनीतिक हलकों में आज बड़ी चर्चा है, उस अधिकारी को नतीजतन अपनी इंसल्ट महसूस करते हुए अपने पद से रिजाइन देना पड़ा। तो सुना आपने, गणेश गोदियाल का कहना है कि उस अधिकारी को अपनी इंसल्ट महसूस हुई और इंसल्ट के चलते उन्होंने इस्तीफा दिया। इसी को लेकर के आज चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए हमारा पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुका है। खास मेहमान, सबसे पहले उनका इंट्रोडक्शन आपसे करवाते हैं। कमलेश रमन भारतीय जनता पार्टी से पक्ष रखेंगी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रतिमा सिंह कांग्रेस से पक्ष रखेंगी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार नीरज कोहली जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले प्रतिमा सिंह जी आपके पास आएंगे क्योंकि गणेश गोदियाल का बयान हमने सुना। हम पिछले काफी दिनों से देख रहे हैं कि विजिलेंस की जो टीम है उत्तराखंड में कई तरह के कार्रवाई कर रही है और सरकार की तरफ से लगातार दावा यह है कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस है। चाहे वो सैनिक कल्याण का मामला हो, चाहे वो देहरादून का मामला, हमने देखा जीरो टॉलरेंस कहा जाता है। लेकिन गणेश गोदियाल तो कुछ और ही देख रहे हैं, समझ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि प्रदेश भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं गणेश गोदियाल जी ने, जो अभी बात कही है बिल्कुल सही कही है कि जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी आज ऊपर से नीचे तक जो है भ्रष्टाचार में लिप्त नजर आ रही है। और इसका आपने अभी सैन्य धाम की बात करी। देखिए, हमने सबसे पहले सैन्य धाम हम कांग्रेस के लोग गए और वहां पे देखा कि किस तरीके से जो भ्रष्टाचार का जीता जागता नमूना आपके समक्ष है। भारतीय जनता पार्टी जो सेना के सम्मान की भी बात करती है, अगर आप वहां पे जाते, उसके बाद कई लोग गए, देखेंगे तो जहां पर शहीदों के घरों से मिट्टी ला करके जो रखी गई है, वहां पर किस तरीके की गंदगी वहां पर थी और मलमूत्र तक पड़ा हुआ था। और ये सरकार की नजरों में शहीदों के घर की मिट्टी का सम्मान है। और
वहां पर जो 49 करोड़ का बजट अचानक 100 करोड़ तक पहुंच जाता है। और अगर आप वहां पे जाके देखें कि वहां की स्थिति ये है कि जो एक मेन रास्ता है जहां से हम वहां जाते हैं वो रास्ता भी चलने के लायक नहीं है। कितनी सारी कंट्रोवर्सी उस जगह को लेकर के हुई है, बल्कि पहले ये तय हुआ था कि ये जो सैन्य धाम है ये ऐसे किसी पहाड़ी क्षेत्र में बनेगा जहां आसपास बस आपस के लोग मैक्सिमम टू मैक्सिमम जिनके यहाँ के जिन गांवों के लोग जो है सेना में हो। लेकिन गणेश जोशी जी ने इसे अपना, कहते हैं ना कि हर वक्त अपना आपदा में अवसर ढूंढने का कार्य भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। तो माननीय मंत्री जी ने भी जो है इसको अपने जो है क्षेत्र में लेकर के वो रचिता जुयाल को लेकर के भी है। रचिता जुयाल एक आईपीएस अधिकारी जिन्होंने इस्तीफा दिया, अब वो तो अपने इस्तीफे में रीजन जो है वो अपने पर्सनल रीजंस बता रही हैं, लेकिन कांग्रेस को इसमें दूसरे रीजंस कहां से नजर आ रहे हैं? इस बात पर क्लियरिटी अब देखिए, बिल्कुल नजर आ रहे हैं आप, क्योंकि देखिए जिस तरीके से आपने देखा कि जो विजिलेंस डिपार्टमेंट है आपका जी चलिए, तब तक कमलेश रमन जी के पास हम चलते हैं। कमलेश रमन जी, गणेश गोदियाल का आपने बयान सुना ही होगा कि वो कह रहे हैं कि प्रदेश सरकार जो है भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। एक आईपीएस अधिकारी इस्तीफा देती है और वो इस्तीफा जो है इस समय उत्तराखंड की सियासत में चर्चाओं का विषय बना हुआ है, केंद्र बना हुआ है। केंद्र इसलिए भी क्योंकि उत्तराखंड जैसे प्रदेश में जरूरत है युवा अधिकारियों की, कर्मठ अधिकारियों की, और ऐसे में विजिलेंस जिस विभाग का काम इन दिनों सराहा जा रहा हो उसकी एसपी इस्तीफा दे देती है। बड़ा अटपटा सा लगता है कमलेश रमन जी। नहीं, देखिए मुझे लगता है कि पहले कारणों को जानना चाहिए कांग्रेस को, और कांग्रेस को सच्चाई की तह तक पहुंचना चाहिए और उसी के बाद बयान देने चाहिए। इतने बड़े बड़े बयानवीर कांग्रेस में आ गए हैं, कहीं ऐसा ना हो कि दांव उनके ऊपर उल्टा पड़ जाए गणेश गोदियाल जी के ऊपर, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से कहा है कि हमारी एक जो रचिता जुयाल जी है जिन्होंने इस्तीफा दिया अपने निजी कारणों की वजह से, कहीं ऐसा ना हो कि जो गोदियाल जी ने उनके ऊपर एक मानसिक तनाव डालने का काम किया और ये कहा कि जी सरकार शायद उनको वो कोई किसी चीज की जांच कर रही थी और इसीलिए उनके ऊपर दबाव बनाया गया, इसीलिए उन्होंने इस्तीफा दिया। तो कहीं ऐसा ना हो कि रचिता जुयाल जी मान आने का दावा कर दें कांग्रेस वालों के ऊपर, क्योंकि कांग्रेस को हर चीज में अवसर तलाशने की आदत सी पड़ गई है। कांग्रेस को जो है झूठ बोलने की एक मशीन इसीलिए कहा जाने लगा है कि आजकल वो हर नेता झूलने की जो तरकीब और जो प्रशिक्षण लेने का काम कर रहा है, उसी के तहत गणेश गोदियाल जी ने बड़े ताव में आकर के कह दिया कि जी वो एक उसकी जांच कर रही थी और इसीलिए उसके ऊपर दबाव था, मानसिक तनाव था, इसलिए उन्होंने जो है इस्तीफा देने का काम किया। लेकिन देखिए वो एक प्रतिष्ठित परिवार से भी आती है और एक आईपीएस है, और एक आईपीएस के ऊपर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं बन सकता, ये मैं मानती हूँ। और दूसरी बात, आप ये कह रही हैं, इसका जवाब लेंगे प्रतिमा जी से, इसका जवाब लेंगे प्रतिमा जी से। आपका कहना यह है कि गणेश गोदियाल जी ने जो बयान दिया ये दाव उनके ऊपर उल्टा ना पड़ जाए, लेकिन सवाल इसलिए भी है क्योंकि विजिलेंस एसपी वो थी, विजिलेंस ने हाल ही में कई सारे एक्शन लिए, कार्रवाइयां की, ऊपर से आईपीएस की नौकरी छोड़ना बड़ा अटपटा सा लगता है। जिंदगी बीत जाती है, तपस्या करनी पड़ती है आईपीएस की नौकरी के लिए। प्रतिमा सिंह जी इसका जवाब देंगी। प्रतिमा सिंह जी, दाव उल्टा ना पड़ जाए आपके ऊपर जो आरोप आप लगा रहे हैं। देखिए, मानसिक तनाव की जो उन्होंने बात करी है बिल्कुल सही कहा है। अगर मुझे लगता है कि एक ऐसे अधिकारी के साथ खड़ा होना जो एक ईमानदारी से अपना कार्य कर रहा था, आपने देखा कि किस तरीके से जो मिस जुयाल है वो भ्रष्टाचार के खिलाफ आपने देखा कितनी सक्रियता से, कितनी तेजी से कार्य कर रही थी और कई ओहदेदारों को उन्होंने पकड़ने का कार्य किया था। लेटेस्ट आपके सामने है कि आईएसबीटी पे तैनात जो दरोगा था उसको रंगे हाथों भ्रष्टाचार में लिप्त वो उन्होंने पाया था। और मुझे कहीं ना कहीं बिल्कुल मैं पूरी तरीके से श्योर हूं इस बात के लिए, और कांग्रेस पार्टी कभी भी किसी चीज में अवसर ढूंढने का कार्य नहीं करती। ईमानदार अधिकारी, मैं ये कहती हूं, एक व्यक्ति जो अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन कर रहा है उसके साथ हर उस व्यक्ति को खड़ा होना चाहिए जो ईमानदारी से चाहता है कि ये देश चले। और मिस जुयाल उसी में से एक है। आपने सही कहा, ये एक आईपीएस ऑफिसर बनने में व्यक्ति की पूरी जिंदगी गुजर जाती है और वो इतनी सक्रियता से काम कर रही थी। अचानक ऐसे कौन से उनके फैमिली में इश्यूज आ गए जो मुझे लगता है कि उनके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर है, क्योंकि वो भ्रष्टाचार को रोकने की कोशिश कर रही थी और सरकार आप कहे जरूर रही है, कांग्रेस कहे जरूर रहा है, पॉलिटिकल प्रेशर कांग्रेस की तरफ से कहा जरूर जा रहा है प्रतिमा सिंह जी, लेकिन अब उन्होंने जो रीजंस दिए हैं, जो बताए गए वो तो यही कहे गए कि पर्सनल रीजंस थे उनके। दोबारा इस पर हम वापस आएंगे, क्लियर करेंगे। नीरज कोहली जी भी हमारे साथ मौजूद है। नीरज कोहली जी, विजिलेंस की कार्रवाई आपने देखी आजकल जिस तरह से चली, और ये जो आईएसबीटी वाला जो प्रकरण है इस पर तो बाकायदा सरकार की तरफ से भी खूब अपनी पीठ थपथपाई गई, कहा गया जीरो टॉलरेंस है, विजिलेंस जांच कर रही है, मुख्यमंत्री के निर्देश
निर्देश हैं। उसके बाद उसी विजिलेंस की जो एसपी है वो इस्तीफा दे देती है। अब कांग्रेस इस पर कह रही कि भाई इस्तीफा देने की वजह कुछ और थी, इस मामले में वो कुछ चाहती थी, वो नहीं हो पाया, उनको अपमानित किया गया। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि एक आईपीएस या फिर कोई आईएएस हो तो ये नौकरी इतनी आसानी से नहीं छोड़ी जाती साहब, बड़ा तपस्या होता है, बड़ा कठिन मेहनत होती है, और तब जाकर के महज 10 साल की नौकरी एक यंग, जिसकी जरूरत है, यंग आईएएस यंग आईपीएस अधिकारियों की जरूरत है उत्तराखंड को। तो किस तरह से समझ रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम को आप, नीरज कोहली जी? देखें, उनके वीआरएस का आवेदन करने के बाद से ही उत्तराखंड में तमाम तरह की अटकलें चल रही थी और लोग अलग अलग तरीके से प्रतिक्रियाएं दे रहे थे अनुमान के आधार पर। पुष्ट आधार किसी के पास भी नहीं था। सोशल मीडिया पे चाहे वो पॉलिटिकल लोग हों, चाहे समाज से जुड़े लोग हों, चाहे धर्म से जुड़े लोग हों, चाहे मीडिया से जुड़े हुए लोग हों, मेरा अपना मानना है कि मैं भी मानता हूं कि इस तरह की होनहार अफसर उनको जहां जहां जिम्मेदारी मिली, उन्होंने राजभवन में उनकी एडीसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उनके पास, तो उन्होंने वहां उसको बखूबी निभाया। उसके बाद वो सेंटर में प्रतिनियुक्ति पे रही तो वहां भी उसने इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया और यहाँ पर एसपी विजिलेंस के रूप में भी वो अच्छा काम कर रही थी। और कल उसके बाद ऐसा लगा कि पूरा स्टेट में एकदम हड़कंप सा मच गया, क्योंकि ये छोटा प्रदेश है, यहाँ वैसे ही ऑफिसर्स के जो बड़ी कमी रहती है, आईपीएस हो या आईएएस हो, क्योंकि तमाम जो हमारे यहाँ एक तो काडर फुलफिल नहीं है और उसके बाद भी लोग जो है इंटरस्टेट कैडर की थी, हाँ उत्तराखंड कैडर की थी, उसके बावजूद भी लोग इंटरस्टेट और भारत सरकार में प्रतिनियुक्ति भी चले जाते हैं, तो अधिकारियों की कमी हो जाती है। लेकिन कल के बाद आज काफी हद तक जो है ना इन चर्चाओं पर विराम लग गया। आप और हम जो चर्चाएं कर रहे हैं, आज उन्होंने एएनआई को एक संक्षिप्त सा इंटरव्यू दिया है अपना, और उसमें उन्होंने सारी अटकलों को विराम लगाते हुए, सारी चर्चाओं को विराम लगाते हुए खुद कहा है, ऑन कैमरा उन्होंने कह दिया है कि भाई मैं बहुत समय से प्लानिंग कर रही थी इस नौकरी से इस्तीफा देने के लिए, क्योंकि मेरी भविष्य की प्लानिंग कुछ और थी और हम परिवार में भी विचार विमर्श कर रहे थे इस बात को लेकर कि मुझे कहीं और जाना है आगे। मेरा जो उत्तराखंड में कंट्रीब्यूशन जितना था मैंने दिया है और मैं फॉर फ्यूचर भी उत्तराखंड से मेरा लगाव है, जुड़ाव, मैं उत्तराखंड में अपना जो भी कंट्रीब्यूशन बनेगा मैं दूंगी। लेकिन ये मैं अपनी मर्जी से, खुशी से, परिवार की सलाह से, परिवार के विचार विमर्श के बाद जो है मैंने ये वीआरएस का निर्णय लिया है। ये सामूहिक परिवार का निर्णय है, मेरा निर्णय है। ये उनका आज संक्षिप्त इंटरव्यू आया है, एएनआई ने इंटरव्यू लिया है, उसमें उन्होंने क्लियर कट कहा है। मुझे लगता है जब व्यक्ति खुद आपके सामने कैमरे पे एक बात ऑन रिकॉर्ड उसने कह दी, तो उसके बाद कोई इफेंट बट और तमाम तरह की जो चर्चाएं हैं, विराम है, अटकलें हैं, उन पे विराम लग जाना चाहिए, क्योंकि आपके पास और हमारे पास और क्या एक सवाल इसमें यह भी बन सकता है कि उन्होंने अपनी तरफ से अपना पक्ष रख दिया, वो उन्होंने इस्तीफे में भी रखा कि भाई पर्सनल रीजन है। हमने ऐसे इस देश में बहुत सारे जो अखिल भारतीय सर्विसेज है उनके अधिकारियों को देखा कि कुछ समय तक वो सर्विस करते हैं, उसके बाद किसी को प्राइवेट सेक्टर में आगे जाना होता है, किसी को अध्ययन करना होता है, पढ़ाई करनी होती है, बहुत सारे वीआरएस ले लेते हैं। लेकिन क्या टाइमिंग को लेकर के जो हुआ है, जिस टाइमिंग पे इस्तीफा आया है, आईएसबीटी वाला केस और जो तमाम कांग्रेस गिना रही, उसकी वजह से क्या ये कंट्रोवर्सी ज्यादा देखने को मिल रही है? जी नीरज जी। मैं दोनों बातों का आपका जवाब दे रहा हूं। एक तो ये बात दे रहा हूं कि उत्तराखंड में पहली बार नहीं हुआ कि किसी आईपीएस अफसर ने कोई वीआरएस लिया हो या रिजाइन दिया हो। उत्तराखंड में उमाकांत पवार सीनियर आईएएस, डॉक्टर मनीषा पवार हेल्थ रीजन से जो है उन्होंने रिजाइन करा, डॉक्टर राकेश शर्मा, भूपेंद्र कुमार औलख, विनय कुमार आईपीएस, तमाम दर्जन ऐसे अधिकारी हैं आईएएस और आईपीएस और आईएएस जो आज से पहले वीआरएस ले चुके हैं या नौकरी छोड़ के अपना प्राइवेट सेक्टर में या मल्टीनेशनल कंपनीज में जा चुके हैं। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि आपने कहा ये बात बिल्कुल ठीक है आपकी, क्योंकि कुछ दिन पहले जो आईएसबीटी वाला जो प्रकरण हुआ था, वहां पर एक सब इंस्पेक्टर को जो विजिलेंस ने रंगे हाथों ट्रैप किया था, उसके बाद पूरे उत्तराखंड के अंदर काफी घमासान भी मचा और वो काफी हल्ला भी मचा कि पुलिस ने पुलिस को ट्रैप कर दिया। तो वो कुछ दिन पुरानी घटना है और उसके बाद ही ठीक इस तरह की अगर कोई वाकया होता है तो मुझे लग रहा है वो जो टाइमिंग है वो कहीं ना कहीं टाइमिंग जो है मैच कर रही है। शायद इस वजह से लेकर लोगों ने उसमें तार जोड़ दिए और बहुत सारी चीजें जोड़ के अनुमान के आधार पर। और बिल्कुल कमलेश रमन जी, लेकिन ये भी बात है कि भाई बिना चिंगारी के तो धुआं नहीं उठता है। जो तार कांग्रेस ने जोड़े हैं, और कल क्योंकि सुजाता पॉल का भी एक बयान सुन रहा था, वो ये कह रही थी कि भाई अब तो विजिलेंस की पूरी टीम को ही चेंज करने की कोशिश हो रही है और ये हो रहा है वो हो रहा है, तो ये बिना चिंगारी के धुआं नहीं उठता। इसको लेकर के क्या कुछ कहेंगे आप कमलेश रमन जी? बिल्कुल, देखिए मैं नीरज जी की बात से इत्तेफाक रखती हूँ। उन्होंने कहा कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे प्रदेश के लोग अपना भविष्य चुनने का काम करते हैं, और जिस तरीके की प्लानिंग की बात अभी इन्होंने नीरज जी ने कही, तो वाकई ये सही बात है कि हमें भी ये सुनने में आया कि उन्हें कहीं विदेश में कहीं एक बहुत बड़ा ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली है जिसके कारण वो काफी दिनों से प्लानिंग कर रहे थे और उनका इस वक्त उनका नंबर आ चुका है, उनके वहां जाने की शायद तैयारी है।
शायद ये तैयारी है तो, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार एक जांच का विषय है, क्योंकि वो जानना चाहती है कि भाई क्या वजह है, क्या मजबूरी है कि जो उन्होंने इस तरीके से इस्तीफा देने का काम किया, क्योंकि अभी सरकार ने उनका इस्तीफा मंजूर नहीं किया। दूसरी बात है कि जो कांग्रेस आरोप लगाने का काम करती है, झूठ की मशीन बन चुकी है कांग्रेस। जब चाहे आए बगाए वो केवल अवसर तलाश कर ये सोचती है कि सरकार को घेरने का काम करे, लेकिन सरकार जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है। जिस तरीके से 160 से ऊपर लोगों को, गलत कृत्य करने वालों को, भ्रष्टाचार करने वालों को जेल में डालने का काम किया पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने, ये इतिहास में पहली बार हुआ है उत्तराखंड के अंदर कि कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी निलंबित हो रहा है, जेल की सलाखों के पीछे जा रहा है। और कांग्रेस ये बात तो कतई ना करे कि वो सेना का सम्मान करती है। अगर सेना का सम्मान करती तो ना तो वो सेना के सर पूछती, ये ना तो वो ये पूछती कि कितने सर, बिल्कुल कमलेश जी, बिल्कुल आपकी बात का जवाब ले लेते हैं हम। प्रतिमा जी मुस्कुरा भी रही हैं और उनको कुछ कहना भी है। जी प्रतिमा जी। देखिए, पहली बात तो ये है कि झूठ की मशीन कौन है और कौन नहीं, ये पूरा मुझे लगता है विश्व जानता है। और रही बात, आप जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन की बात कर रहे हैं, कितने लोगों को अंदर डाला, कितनों को बाहर निकाला। देखिए जो है मिस जुयाल का जो इसमें कंट्रीब्यूशन है बहुत बहुत ज्यादा रहा है। यही वजह है उनके इस्तीफा देने की। आज हम फिर कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी इस बात को कह रही है कि वजह पॉलिटिकल ही है। आप एक बात बताइए, ISBT पे उन्होंने जिस व्यक्ति को तैनात किया दोबारा, आपको भी ज्ञात होगा, कोहली जी यहाँ बैठे हैं, उन्हें भी पता होगा कि अभी उसको 2 महीने पहले ही उस व्यक्ति को जो है सस्पेंड किया गया था। इंक्वायरी कमेटी बैठी थी, उसकी कमेटी की रिपोर्ट भी नहीं आई और दोबारा उसको ISBT जैसा जो थाना है वो देने का कार्य किया गया। और आप यहाँ पे बात कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है सरकार ने, धामी जी ने कार्रवाई की। अरे भाई एक बात बताइए, आपसे विजिलेंस जो कोर्ट ने इतने दिनों से परमिशन मांगी हुई थी गणेश जोशी जी के मुद्दे पर कि उनके खिलाफ कार्रवाई करनी है, हमें अनुमति प्रदान करिए, वो तो ठंडे बस्ते में डालने का कार्य आपने कर दिया। उसकी वजह से कोर्ट ने साइड किया। जब वो उन्होंने मैटर को डिसमिस किया, उन्होंने ये साइड किया क्योंकि सरकार की तरफ से हमें अनुमति प्रदान नहीं हुई। और दूसरा रीजन उन्होंने एफिडेविट का दिया। उसके बाद से कांग्रेस पार्टी के खुद के हमारे नेता विजिलेंस में जाकर के कई बार भ्रष्टाचार की रिपोर्ट जो है मंत्री के खिलाफ दे के आए हैं, लेकिन सरकार के कानों में जू नहीं रेंग रही है। तो यही भारतीय जनता पार्टी का यही चाल चरित्र और चेहरा है। ये कहते कुछ और है और करते कुछ और है। जिन भ्रष्टाचारियों को पीछे सलाखों के पीछे पहुंचाने का कार्य एक महिला अधिकारी कर रही थी, उस महिला अधिकारी पे पॉलिटिकल प्रेशर इतना बनाया इन्होंने कि उसने अपनी नौकरी कमलेश जी आपका रिएक्शन लूंगा, अभी रिएक्शन लूंगा, वापस आ रहा हूं कमलेश जी आपका। लेकिन नीरज कोहली जी सवाल ये है कि अभी प्रतिमा जी भी जिक्र कर रही है विजिलेंस की जो कार्रवाई हम देख रहे हैं। प्रतिमा जी एक मिनट रुक जाइए। नीरज कोहली जी, ये जो हम विजिलेंस के एक्शन देख रहे हैं, भ्रष्टाचार पर जो सरकार कह भी रही है भाई हम जीरो टॉलरेंस से काम कर रहे हैं, हमने विजिलेंस के जितने भी एक्शन देखे हैं, और प्रतिमा जी जो सवाल उठा रही है कि भाई कैबिनेट मंत्री के खिलाफ जो जांच की संस्तुति करनी थी वो नहीं की गई, तो छोटे लेवल पर तो हम बहुत ज्यादा स्तर पर देख रहे हैं कि विजिलेंस की तरफ से काफी सारे एक्शन लिए गए, लेकिन बड़ी मछली जो हर बार जिक्र आता है कि भाई वहां कौन हाथ डालेगा। ये बात बिल्कुल ठीक है। विजिलेंस लगातार पिछले कई महीनों से हम देख रहे हैं कि कोई दिन ऐसा नहीं जाता, महीने में शायद एक दिन छोड़ के एक दिन के अंदर कभी रेवेन्यू डिपार्टमेंट का, कभी PWD डिपार्टमेंट का, कभी पब्लिक सेक्टर के बहुत तमाम तरह के डिपार्टमेंट के कर्मचारी, इंजीनियर लेवल के लोग पकड़े जा रहे हैं। लेकिन हमने देखा कि बहुत सारे बड़े मामले, कोई कहे कि बहुत क्लास 1 ऑफिसर या बहुत बड़े काडर का कोई अधिकारी किसी को विजिलेंस ने ट्रैप किया हो, ऐसा नजर नहीं आया। और एक ISBT वाली बात जो हो रही है, जो अभी प्रतिमा जी ने बात उठाई कि एक सब इंस्पेक्टर चौकी इंचार्ज वहां ट्रैप होता है और दूसरी जगह उसको चार्ज दे दिया जाता है जो पहले से ही विवादित था, तो ये बात बिल्कुल सही है कि उनका निलंबन की कार्रवाई के दौरान ही उनको चार्ज दे दिया गया। ये वो चौकी इंचार्ज हैं जिनके ऊपर अभी कुछ दिन पहले एक सीनियर ऑफिसर के साथ जो है मिसबिहेव का, अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगा था, इनको निलंबित कर दिया गया था और वो निलंबन की कार्रवाई अभी जारी थी। उसी बीच में इनको बहाल करके इनको चार्ज दे दिया गया। तो बीच बीच में इस तरह के जो थोड़े से विवादित डिसीजंस, जो निर्णय आ रहे हैं सरकार की तरफ से, मैं मानता हूं वो उचित भी नहीं लगते। एक तरफ तो हम कार्रवाई करते हैं भ्रष्टाचारी लोगों के खिलाफ और दूसरी तरफ हम इस तरह के दागी लोगों के खिलाफ, विवादित लोगों को प्राइम पोस्टिंग जी बिल और सवाल इसलिए उठते हैं। रचिता जुयाल ने भले अपना जो भी उन्होंने अपना पक्ष रखा हो, उन्होंने बातचीत भी किया, उन्होंने ये भी कहा कि भाई पर्सनल रीजंस थे, लेकिन उसके अलावा भ्रष्टाचार से रिलेटेड कई सारे सवाल हैं उत्तराखंड में। कमलेश रमन जी, अब आपसे प्रतिक्रियाएं लेंगे। एक तो वो बात जो प्रतिमा सिंह जी ने कही, एक वही बात कि भाई छोटे स्तर पर बड़ी कार्रवाई हमने देख ली, कब कोई बड़ी मछली फंसेगी, भ्रष्टाचार पर असली जीरो टॉलरेंस की मिसाल कब सरकार पेश करेगी? नहीं, बिल्कुल। देखिए, चाहे बड़ा अधिकारी हो, छोटा अधिकारी हो, सबके ऊपर कार्रवाई कर रही है धामी सरकार। और अभी इन्होंने कहा कि आपने मंत्री के ऊपर कार्रवाई नहीं करती। देखिए, जो कोर्ट में मैटर चल रहा हो उस पर कार्रवाई करेगी क्या सरकार?
जब कोर्ट का कोई मैटर होगा तो कोर्ट के हिसाब से निपटा जाएगा, कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से निपटा जाएगा। बैठे हैं, देखिए हंसने से काम नहीं चलता, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस झूठ की बुनियाद पर अपने आप को स्थापित करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को तो जनता ने आशीर्वाद दिया है और कांग्रेस को आशीर्वाद मिला है कि वो विपक्ष में बैठे हैं और झूठ बोलने का जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं। मैं एक बार फिर चैलेंज के साथ में कहती हूँ कांग्रेस के उन लोगों को जो गलत तरीके से रचिता जुएल जी को इस समय जो है मानसिक पीड़ा पहुंचाने का काम कर रहे हैं और उस पर दबाव बना रहे हैं कि आप जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ थी, इसलिए आपके ऊपर दबाव बना गया सरकार की तरफ से। वो खुद आकर के जवाब देंगी इनको और इनको पता चलेगा और उल्टा पड़ेगा ये दांव कांग्रेस के ऊपर। मैं बताना चाहती हूँ दूसरी बात की भारतीय जनता जो आपने कहा, लेकिन प्रतिमा सिंह जी जो बात कमलेश रमन जी कह रहे हैं उनको तो आशीर्वाद मिला हुआ है, 2 बार मिल गया है और लोकसभा में भी बहुत अच्छा आशीर्वाद मिल गया है जनता का। क्या कांग्रेस भी रचिता जुएल हो, भ्रष्टाचार हो, इन सब आरोपों के पीछे जनता का आशीर्वाद तलाश रही है क्या? कांग्रेस पार्टी हमेशा सकारात्मक राजनीति करती है और ये बात मैं कई बार कह चुकी हूँ। हम कभी झूठे वादे करके जनता के बीच में नहीं आते हैं, ना हमने कभी झूठे वादे किए। देखिए, और मैं कहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को तो खुश होना चाहिए कि जब चारों तरफ हाहाकार मचा है तो कम से कम कोई तो है इस प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की सत्ता के नीचे मुस्कुरा भी रहा है और हंस भी रहा है, तो आपको तो खुशी होनी चाहिए। और दूसरी बात है, कोर्ट में देखिए, कोर्ट में मैटर था, मैं यही कहूंगी विजिलेंस कोर्ट में मैटर था, मैंने ये बात कही, लेकिन कोर्ट ने सरकार से अनुमति मांगी थी, क्योंकि कभी भी माननीयों के खिलाफ जो भी कार्रवाई शुरू करते हैं कोर्ट में, चाहे विजिलेंस हो चाहे कोई भी कोर्ट हो, तो सबसे पहले वो सरकार से अनुमति लेने का कार्य करते हैं। अगर सरकार इतनी ही पाक साफ थी, उनका दामन इतना ही क्लियर था, तो आप धामी जी ने क्यों नहीं दे दी जो है कृषि मंत्री के खिलाफ जो है अनुमति की हाँ इनके खिलाफ आप जो मैटर है आगे बढ़ाइए। आप तो क्लीन होके निकल आते, अगर आपका दामन साफ था तो आप तो क्लीन होके आपके मंत्री जवाब दीजिए कमलेश रमन जी। चलिए प्रतिमा जी जवाब ले लीजिए, समय कम है। जवाब जी कमलेश इतने सारे घोटाले हो गए, लेकिन कमलेश रमन जी जवाब जी। देखिए, मैं सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ कि ठीक है, राज्य सरकार इस पे कार्रवाई करेगी या नहीं करेगी ये तो सरकार पे छोड़ दीजिए, आपसे सीखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आपने कितनी हरीश रावत जी के ऊपर कार्रवाई करी जिन्होंने कहा कि प्रदेश को लूट लो, मैं आंखें बंद कर लूंगा। ये सवाल भी कांग्रेस पर बनता है कि भ्रष्टाचार आपने करवाए, हर नेता पर करवाए, समाज कल्याण में करवाए आपने, हर घोटाला, श्रम विभाग से लेकर के बीज घोटाले से लेकर के जमीन घोटाले से लेकर के छात्रवृत्ति घोटाला, एनएच घोटाला, तमाम घोटालों की जो भ्रष्टाचार की आखड़ तक कांग्रेस डूबी रही, उन पर चुप्पी साधे रहे इनके नेता, इनके मुख्यमंत्री। आज अगर कार्रवाई हो रही है, तो इतनी परेशान कांग्रेस को नहीं होना चाहिए। कार्रवाई हो रही तो कांग्रेस उससे परेशान है, वो आपके किनारे, वो आपके दोनों एक दूसरे के भ्रष्टाचार किनारे। प्रतिमा जी, एक मिनट, नीरज कोहली जी काफी देर से बैठे हुए, उनसे भी ये नीरज कोहली जी एक सीरियस सवाल ये भी है कि हम देख रहे हैं कि अब रचिता जुएल का भले उनका वो पर्सनल फैसला हो, उन्हें कॉर्पोरेट में जाना हो, प्राइवेट सेक्टर में जाना हो, लेकिन उत्तराखंड जैसे स्टेट के लिए एक IPS IAS बनने के लिए बहुत मेहनत करता है कोई भी छात्र हो, और उस समय वो ये सोचता है कि मुझे किसी भी कीमत पर ये जॉब मिल जाए ताकि मैं जनता के साथ कुछ, जनता के लिए कुछ कर सकूं या समाज के लिए कुछ कर सकूं। उस समय तो इस तरीके की बातें, इस तरीके के थॉट्स होते हैं। लेकिन अब इस प्रदेश में जहां पर वैसे ही कमी है और ऐसे जैसे हमने पहले भी जिक्र किया कि भाई ऐसे युवा ऊर्जावान अधिकारियों की कमी है, तो कहीं ना कहीं अधिकारियों को भी ये सोचने की जरूरत है कि वो VRS जैसा फैसला लेते हैं तो सोच समझ करके उन्हें भी फैसला लेना चाहिए। देखें कि बहुत मैंने तमाम कुछ ऑफिसर्स के नाम आपके सामने गिनवाए कि जिन लोगों ने VRS लिया है, लेकिन वो अपने सेवा के पड़ाव पर काफी आगे बढ़ चुके थे। लेकिन रचिता जुएल जो है ये अभी युवा पीढ़ी की हैं और इनके लिए फ्यूचर अभी बहुत खुला हुआ था। 2015 बैच की हैं, 10 साल की इनकी सेवा थी और इनको बहुत अभी आगे तक जाना था। और जिस तरह की वो होनहार ऑफिसर थी, जिस तरह की उनकी रेपुटेशन थी, कोई कहने का मतलब कोई मेरे पास शब्द नहीं है कि चारों तरफ इस बात की आज चर्चा है। ये बात आपने ठीक कही कि लाखों में एक आदमी, लाखों लोग तैयारी करते हैं, एक IAS निकलता है, लाखों लोग तैयारी IP के पूरे अपना जीवन भर और अपनी परिवार के लोगों के पीछे उसके सपोर्ट होता है, आदमी पूरी की पूरी ताकत लगा देता है कि, और उसके एक दिन में अरमान होता है, एक सपना होता है कि मैं ये एग्जाम क्वालिफाई करूंगा और उसके बाद मुझे राज्य की सेवा करनी है, देश की सेवा करनी है, किस तरीके से समाज की सेवा करनी है। लेकिन अचानक से इस तरह का निर्णय लेना ये बड़ा चौंकाने वाला फैसला है। मैं यही कहूंगा कि बहुत बड़े कोई पर्सनल रीजंस हैं, या तो उस वजह से या तो सिस्टम से प्रभावित होकर आदमी ये काम करेगा, या फिर उसकी फैमिली में बहुत बड़े ऐसा कोई रीजन आ गया कि उसके पास कोई विकल्प ही नहीं बचता। मैं भी आपको एक एग्जांपल देता हूं कि हमारे एक वो सीनियर IAS ऑफिसर है BVRC पुरुषोत्तम, बिल्कुल बहुत ऑनेस्ट,
और बहुत कर्मठ ऑफिसर है, सब लोग जानते हैं उनको। उन्होंने सेंटर में भी डेपुटेशन पे बहुत लंबी सेवा दी है और अभी उत्तराखंड स्टेट में भी वो सेक्रेटरी के पद पे हैं। अभी हाल ही में उन्होंने भी वीआरएस के लिए एक आवेदन किया सरकार को कि मैं भी नौकरी छोड़ना चाह रहा हूं। उनकी भी कुछ प्रॉब्लम थी, जो सुनने में आया कि वो आंध्र प्रदेश के हैं, इंटर स्टेट डेपुटेशन पे जाना चाहते थे वो, कि कुछ समय के लिए उनके कुछ पारिवारिक रीजंस थे, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने तो उनको एनओसी दे दिया, लेकिन भारत सरकार ने इंटर स्टेट डेपुटेशन को कबूला नहीं है, स्वीकार नहीं करा। इसलिए शायद उनको लगा कि उनका फैमिली थोड़ी डिस्टर्ब हो रही है और उनको सेवा में रहते हुए नहीं सब चीजों को मैनेज कर सकते, तो उन्होंने भी अभी रिजाइन दे रखा, वो एक्सेप्ट नहीं हुआ। तो कई बार ऐसा व्यक्ति, ऐसी शख्सियत ऐसे मुकाम पे आ जाती है कि उसे अपना परिवार, अपना फ्यूचर वो प्राथमिकता पे दिखता है, बाकी चीजें सब बाद में हो जाती हैं, समाज और ये सब चीजें बाद में हो जाती हैं। वो प्राथमिकता तो पे आ ये जाती मुझे है। लगता है ये समय कम है नीरज कोहली जी, समय कम है, लेकिन बिल्कुल प्रतिमा जी समय कम है, तो तीनों हमारे मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो ये सवाल था, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो सवाल ये था कि जो युवा और कर्मठ अधिकारी हैं वो क्यों इस तरीके से वीआरएस लेते हैं, इसके पीछे के रीजंस क्या हैं। जैसे नीरज कोहली जी ने भी बड़े ही आसान शब्दों में ये समझाया है कि एक वक्त आता है, एक स्तर आता है जब कोई व्यक्ति, कोई अधिकारी सचिवालय या फिर सचिव सेक्रेटरी लेवल पर पहुंच जाता है, तब वो वीआरएस के बारे में सोचे। जब उसकी बहुत सारी सर्विसेज निकल चुकी हो तब वो सोचे, तो उसका कोई तुक भी बनता है। लेकिन 8-10 सालों की सर्विस के बाद उस अधिकारी के अंदर, उस यंग अधिकारी के अंदर बहुत सारे पोटेंशियल्स हो सकते हैं जो उत्तराखंड राज्य के काम आ सकते हैं। ऐसे में वहां पर भी सोचना होगा कि आखिर क्यों इस तरीके के इस्तीफे दिए जाते हैं। फैमिली रीजंस एक अलग बात है, लेकिन क्या कोई प्रेशर है, क्या कोई काम जो वो करना चाह रहे थे वो नहीं हो पाया, क्या सिस्टम के अंदर जो सामंजस्य है वो सही ढंग से नहीं बैठ पाई, कई तरह के सवाल होते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए तहलका डिजिटल। नमस्कार।